This is your instructor Junaid Kashif and I'm back with the video on the topic round table conferences. Alright बच्चों, लास्ट की वीडियोस में वी कवर टिल नेहरू रिपोर्ट. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. सबसे पहले आपने ये देखना है, इट्स अ रिवीजन वीडियो सो आई विल बी फास्ट. 1930 से 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी बेटा, ये आप सबको पता है. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी 1930 में, दूसरी जो हुई थी 1931 में और तीसरी जो हुई थी वो हुई थी 1932. सही है. सो बेसिकली पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो पीछे जहाँ तक आपको पता है हमने पढ़ा है कि साइमन रिपोर्ट फेल हो चुकी थी, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं हुई थी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो गया था कि इंडियंस की कोऑपरेशन के बिना, इंडियंस की कोऑपरेशन के विदाउट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करेंगे जिसमें मुस्लिम भी प्रेजेंट होंगे, ब्रिटिश भी प्रेजेंट होगा और हिंदूज भी प्रेजेंट होंगे. तो ये कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुई थी 1930 से लेके 32 तक. तो बेटा फटाफट से पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में. इस कॉन्फ्रेंस में सारी पार्टीज़ प्रेजेंट थी एक्सेप्ट कांग्रेस. कांग्रेस नहीं आई थी. क्यों नहीं आई थी? क्योंकि गांधी साहब जो हैं वो जेल में थे बिकॉज ऑफ सॉल्ट मार्च. मुस्लिम डेलीगेशन में कौन कौन था? सर आगा खान थे, मोहम्मद अली जौहर थे, मौलवी फजलुल हक थे एंड मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे. तो इस कॉन्फ्रेंस में जो पहली कॉन्फ्रेंस है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ डिस्कस हुए थे. तो बेटा एक एक करके हम वो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ देखेंगे. तो वो क्या थे इंपॉर्टेंट इश्यूज़? प्रिंसली स्टेट एग्रीड टू कोऑपरेट. प्रिंसली स्टेट्स ने बोला कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने के लिए वी विल कोऑपरेट विद द ब्रिटिश एंड द गवर्नमेंट. ठीक है. ब्रिटिश ने एग्री किया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब प्रोविंस वाइज गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उसके बाद सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे पे बात हुई, फेडरल सिस्टम पे बात हुई. ठीक है. लेकिन इन सारे पॉइंट्स पे जो डिस्कशन हुई इसका कोई भी फ़ैसला नहीं हो पाया बेटा. फ़ैसला क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पार्टी जिसका नाम क्या था, कांग्रेस, वो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से एब्सेंट थी. इस वजह से पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो गई बच्चों? फेल हो. अब ब्रिटिश को बेसिकली ये ख़तरा था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी अगर कांग्रेस नहीं आई तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाएगी. तो फिर बेटा आया गांधी इरविन पैक्ट. सो गांधी इरविन पैक्ट बेसिकली क्या था बेटा कि ब्रिटिश वांटेड कांग्रेस पार्टिसिपेशन इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिकॉज द गवर्नमेंट हैड रियलाइज दैट विदाउट कांग्रेस हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है. सो इरविन साहब जो ब्रिटिश के एक थे बंदे, वो गांधी साहब के पास गए और इरविन ने जाके गांधी से बोला कि अगर कांग्रेस ब्रिटिश के ख़िलाफ़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्रोटेस्ट ख़त्म कर दे और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ले तो इन रिटर्न ब्रिटिश विल विड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंसेस अगेंस्ट कांग्रेस. आपके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं वो हम ख़त्म कर देंगे. उसके बाद आप गवर्नमेंट वुड विड्रॉ ऑल नोटिफिकेशंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस नॉट इन्वॉल्विंग वायलेंस. वायलेंस के अलावा बाकी जितने आपके पास छोटे मोटे गुनाह किए हुए होंगे वो सारे माफ़ कर देंगे. और लास्ट चीज़, गवर्नमेंट आपके जितने भी बंदे प्रोटेस्ट के दरमियान पकड़े गए हैं कांग्रेस के उनको छोड़ दी. सो गांधी ने बोला इट इज़ अ गुड डील. तो गांधी साहब पहुंच गए बेटा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विच वाज हेल्ड इन 1931. ठीक है. गांधी साहब आ तो गए लेकिन गांधी साहब ने अडॉप्ट किया एक अनरीजनेबल एटीट्यूड. फुल भरम में बैठे हुए थे. ठीक है. और इन्होंने रिफ्यूज़ किया टू एक्सेप्ट एनी राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. गांधी साहब ने बोला कि जाओ, मैं किसी माइनॉरिटी के राइट को एक्सेप्ट नहीं करता. क्योंकि गांधी साहब को पता था कि माइनॉरिटी में बेसिकली थे कौन? मुस्लिम्स थे. ठीक है. तो ये मुस्लिम्स के राइट्स की जब बात हुई तो गांधी साहब ने मुंह फेर लिया. आफ्टर अडॉप्टिंग द स्टिफ एटीट्यूड गांधी सैट बैक क्वाइटली एंड ऑब्जर्व द प्रोसीडिंग. तो ये बोलने के बाद गांधी साहब फुल चौड़े में पीछे होकर बैठ गए और पूरी मीटिंग बस सुनते रहे. ठीक है. इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मसला था वो यही था कि वेटेज, मतलब सीट्स कितनी होनी चाहिए माइनॉरिटीज़ की और माइनॉरिटीज़ के राइट्स. लेकिन ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई बिकॉज ऑफ गांधीज अनरीजनेबल एटीट्यूड. बेटा अब हम बात कर रहे हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की. सो बेसिकली थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हो क्या रहा है? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में. सो कांग्रेस ने फिर से वंस अगेन अटेंड नहीं की क्योंकि गांधी साहब फिर से जेल में थे बिकॉज ऑफ इट्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. कायद आज़म ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था और मुस्लिम्स को लीड कर रहे थे बेटा सर आगा खान. ठीक है. गांधी और नेहरू दोनों जेल में थे. सो ये कॉन्फ्रेंस भी विद फ्यू मीटिंग्स जो हैं क्या हो गई थी बेटा? फेल हो गई. उसके बाद कम्युनल अवार्ड आया था. ये आप सबको पता है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड निकाला जिसमें उन्होंने बोला कि माइनॉरिटीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी मिलेंगे और उनके लिए अलग से वेटेज भी होगी. ठीक है बेटा.
ठीक हो गया बेटा। तो मुसलमान तो इससे बहुत खुश हो गए, लेकिन गांधी साहब इससे बिल्कुल खुश नहीं हुए, बिकॉज ये माइनॉरिटीज़ की बात हो रही थी, मतलब बेसिकली मुस्लिम्स की बात हो रही थी। ठीक है, उसके बाद ग्रेड 9 आप लोगों का जो एक टॉपिक है वो है इलेक्शंस 1937। आप लोगों का बहुत फेवरेट टॉपिक है, सो इसको मैं कवर करूँगा बहुत तेज़ी से, बिकॉज ये आपको रटा हुआ बिल्कुल। ठीक है, सो मैंने आपसे बात की कि गवर्नमेंट ने इलेक्शंस होल्ड किए 1937 में, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग आमने सामने थे। जब इस इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए तो वो मुस्लिम्स के लिए शॉकिंग थे, क्योंकि मुसलमान हार गए और कांग्रेस जीत गई। अब आपको मैंने कॉपीज़ में लिखवाया हुआ है रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ये इलेक्शन हार क्यों गई बेटा, क्या वजह बनी कि मुसलमान कांग्रेस से हार गई ये इलेक्शन 37 का। सो बेसिकली मुस्लिम लीग का ये पहला इतना बड़ा मेजर इलेक्शन था, जबकि कांग्रेस जो है वो बहुत ही पुरानी, रिचेस्ट और बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, जबकि मुस्लिम लीग जो है मिडिल क्लास ऑर्गेनाइजेशन थी। हमारे पास फंड्स भी बहुत कम थे। देयर वॉज नो लिंक बिटवीन द लीडर्स एंड द मैसेज, मतलब वोटर्स को पता ही नहीं था कि हमारे लीडर कौन है। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज, तो कांग्रेस ने 8 प्रोविंसेस में जो है ना अपनी गवर्नमेंट बनाई, और मुस्लिम्स को गवर्नमेंट में आने के लिए इतनी ज़्यादा डिग्रेडिंग कंडीशंस रखी कि मुसलमानों ने बोला कि नहीं भाई आप खुद ही गवर्नमेंट कर लो। ठीक है, सो प्योर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ वर फॉर्म, सिर्फ कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज़ बनाई। ठीक है, उसके बाद रूल ऑफ कांग्रेस आया, ये सब आपको पता है। इसमें इन्होंने क्या क्या जो है टॉर्चर किया मुसलमानों पे, इतने शदीद किस्म के इन्होंने लॉज लगा दिए थे। वो क्या क्या थे, मुस्लिम्स वर फॉरबिडन टू ईट बीफ, मुसलमान बीफ नहीं खा सकते। अगर कोई उनकी मदर काउ को स्लॉटर करेगा तो उसको सीवियर पनिशमेंट्स दी जाएंगी। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना इम्पोज कर दिया था सारे प्रोविंसेस में। अजान बैन कर दी थी, और मॉस्क पे अटैक करते थे जब मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे होते थे। नॉइज़ी प्रोसेशंस और पिग्स को पुश किया जाता था मस्जिद में, ताकि अजान और नमाज जो है ना इंटरप्ट हो पाए। ठीक है, उसके बाद वर्दा स्कीम की हम बात कर रहे हैं बेटा, इन वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली वर्दा स्कीम जो एक एजुकेशनल पॉलिसी थी, गांधी साहब ने इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें नंबर 1 उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला स्पिनिंग ऑफ कॉटन बाय हैंड जो है वो हर स्कूल में सिखाया जाएगा। नंबर 2 टीचिंग जितनी भी होगी वो हिंदी में होगी। और नंबर 3 स्कूल्स में रिलीजियस एजुकेशन नहीं सिखाई जाएगी। उसके बाद वंदे मातरम आपको पता है कि एक ऐसा गाना निकाला था कांग्रेस ने, जिसके अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ डिग्रेडिंग रिमार्क्स थे, और ये बोला जा रहा था कि मुसलमान सब कॉन्टिनेंट छोड़ के चले जाएं, और ये कंपलसरी था सबके लिए रोज़ सुबह डे स्टार्ट पे पढ़ना। ठीक है, उसके बाद जी हमारे पास आ रही है विद्या मंदिर स्कीम। तो विद्या मंदिर स्कीम एक ऐसी एजुकेशनल पॉलिसी थी जो कि मुस्लिम्स को हिंदूज़ में कन्वर्ट करने के लिए थी। इट वाज मेड कंपलसरी टू बो इन फ्रंट ऑफ गांधीज़ पिक्चर, और ये इंट्रोड्यूस किसने की थी बेटा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। लेकिन हमें अल्लाह के अलावा किसी को बो करने की इजाज़त नहीं है। डे ऑफ डिलीवरेंस का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आपको पता है 1939 22 दिसंबर को कांग्रेस ने गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर दिया था। मुसलमानों ने इस दिन को सेलिब्रेट किया था एज़ द एज ऑफ कांग्रेस टेरेनी, मतलब कांग्रेस के जुल्म से हमें आज़ादी मिल गई, और इस दिन का नाम रखा था डे ऑफ डिलीवरेंस। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940। सो बेसिकली पाकिस्तान रेजोल्यूशन बोलते हैं करारदाद पाकिस्तान को, जिसकी 23 मार्च की छुट्टी भी होती है। तो सर सैयद अहमद ख़ान की 2 नेशन थ्योरी को देखते हुए, सर सैयद अहमद ख़ान वो फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो है ना 2 सेपरेट नेशंस हैं, इनके रिलीजन अलग हैं, इनकी कल्चर अलग हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद 1930 में इलामा इकबाल ने आइडिया दिया था फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। उसके बाद 1933 में चौधरी रहमत अली ने एडवाइस किया था कि मुसलमानों के लिए सेपरेट स्टेट होना चाहिए। तो फाइनली 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ ऑन आइडिया ऑफ 2 नेशन थ्योरी, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने दी थी। और बेसिकली करारदाद पाकिस्तान ये थी कि अब मुसलमानों को अपना सेपरेट होमलैंड चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ आपसे क्रिप्स मिशन की, जो कि आपका अगला टॉपिक है। सो बेसिकली क्रिप्स मिशन हो रहा है 1942 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और ब्रिटिश को इंडियंस की मदद चाहिए थी तो वॉर लड़ने के लिए। ठीक है, सो ब्रिटिश ने अपना एक बंदा भेजा जिनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये जो बंदा था ये इंडियंस के पास आया इंडियंस की सपोर्ट लेने के लिए टू जॉइन ब्रिटिश इन द वॉर। और इसने क्या बोला कि मैं नया कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए ला के दूँगा, नई असेंबली ला के दूँगा, इलेक्शंस नहीं करवाऊँगा, लेकिन ये सब आफ्टर द वॉर, पहले आप हमारी मदद करो इंडियंस, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें दूँगा। ठीक है, और उसके बाद बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस भी दे देंगे, मतलब पूरी आपकी हुकूमत होगी। सही है, गांधी को ये बात समझ आ गई। गांधी ने बोला कि अभी हमसे झूठे वादे करके जा रहा है, लेकिन बाद में जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। सो गांधी ने इसको डिक्लेयर किया एज अ पोस्ट डेटेड चेक और रिजेक्ट किया।
और मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान बनने की बात नहीं हो रही थी बेटा। सो बेसिकली क्रिप्स मिशन 1942 का क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। सो ये भी आपको मैंने करवाया हुआ है, इसका बस एक छोटा सा रिकैप लेंगे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का। सो बेसिकली बेटा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन क्या था, 1942 में हुआ जब कांग्रेस ये चाहती थी कि ब्रिटिश फ़ौरन इंडिया छोड़ के चला जाए और मुसलमान जो हैं वो हिंदूज़ के अंडर आ जाएं। ठीक है, सो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने अपना क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि हमें इमीडिएट विड्रॉल चाहिए ब्रिटिश का फ्रॉम इंडिया, अभी के अभी ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चला जाए। सो ब्रिटिश ने रिस्पॉन्ड किस तरह किया, ब्रिटिश ने कांग्रेस के जो बड़े बड़े सीनियर लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया और कांग्रेस की पार्टी को बैन कर दिया। तो बहुत हफ्तों तक लड़ाई झगड़े चलते रहे, ब्रिटिश का कंट्रोल भी कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री से हट गया था, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने एयर बॉम्बिंग करके और गैस शेलिंग करके वो कंट्रोल ले लिया था। और कायद-ए-आज़म ने इस पूरी मूवमेंट को क्या नाम रखा था, ब्लैकमेल, क्योंकि कायद-ए-आज़म को पता था कि कांग्रेस चाहती है कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चला जाए और हम मुसलमान हिंदूज़ के अंडर आ जाए। गांधी जिना टॉक्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा, गांधी जिना टॉक्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1942 में हुए, जब कुछ लेटर्स, लव लेटर्स आपस में गांधी और जिना के बीच में तकसीम हुए। पहला लेटर में बात क्या हुई कि गांधी चाहते थे कि ब्रिटिश अभी के अभी इंडिया छोड़ के चला जाए पार्टीशन किए बगैर, जबकि जिना साहब क्या चाहते थे कि ब्रिटिश मुसलमानों के लिए एक सेपरेट कंट्री का पार्टीशन करके जाए। नंबर 2, गांधी साहब चाहते थे कि सारी की सारी पावर हिंदूज़ के पास रहे, जबकि जिना साहब चाहते थे लोकल ऑटोनॉमी। लोकल ऑटोनॉमी का मतलब जिस एरिया में जो लोग मेजॉरिटी में वो रूल करें। गांधी ने अपने आप को क्लेम किया एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, लेकिन जिना साहब ने उसकी थोड़ी सी बेइज्जती कर दी और बोला कि भाईजान आप पूरे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, आप सिर्फ कांग्रेस के स्पोक्समैन हो। गांधी ने रिजेक्ट किया टू नेशन थ्योरी को सर सैयद अहमद ख़ान की, जबकि जिना साहब टू नेशन थ्योरी चाहते थे बेटा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, सो कैबिनेट मिशन प्लान में बेसिकली क्या हुआ कि लॉर्ड क्लेमेंट एटली जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 3 बंदों की एक कमेटी बनाई। वो 3 बंदे कौन कौन थे, लॉर्ड ओएथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड ए.वी. अलेक्जेंडर। इनको भेजा गया ताकि इंडियन लीडर्स से मिल के उनके मसले डिस्कस करें। तो कायद-ए-आज़म ने इनको एक बात क्लियर कर दी थी कि भाई मुसलमानों के लिए एक सेपरेट कंट्री चाहिए, जबकि कांग्रेस ऐसा कुछ होने नहीं दे रहा था। तो जब इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान में, तो ये जो 3 बंदों की कमेटी आई थी कैबिनेट मिशन प्लान में, उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसमें पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला कि बेसिकली फ़िलहाल पाकिस्तान तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, उसके बजाय इंडिया को ही 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक ब्रिटिश इंडिया, एक हिंदू मेजॉरिटी और एक मुस्लिम मेजॉरिटी। ठीक है, उसके बाद जो एरिया जिसका होगा वहाँ पे वही हुकूमत करेगा, लोकल ऑटोनॉमी। और चौथी चीज़ उन्होंने ये बोली, फॉरेन अफेयर्स मतलब दूसरे मुल्क से ताल्लुकात, डिफेंस मतलब मिलिट्री, और कम्युनिकेशन ये सेंट्रल इंडियन यूनियन संभालेगी। मतलब इसके अंदर तीनों मिल के संभालेंगे। कौन कौन, ब्रिटिश भी होंगे, मुसलमान भी होंगे और हिंदू भी होंगे। फिर हम बात कर रहे हैं 3 जून प्लान की। 3 जून प्लान 1947 बेसिकली लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं उनको इंडिया का लास्ट वाइसरॉय बना दिया था, और उनको प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने बोला था कि सारी की सारी पावर आप इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा हो चुके थे कि इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें 3 जून प्लान बनाया। और ये 3 जून प्लान बेसिकली क्या था, इन्होंने बोला कि 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त को 2 मुल्क आज़ाद हो जाएंगे, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। क्योंकि पाकिस्तान का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना हुआ, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फॉलो कर सकता है और इंडिया तो वो फॉलो कर ही रहा है। उसके बाद इन्होंने बोला बाउंड्री कमीशन सेटअप होगा जो कि डिवाइड करेगा बाउंड्रीज़ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एसेट भी डिवाइड हो जाएंगे, जितना पैसा अभी इंडिया में है वो भी डिवाइड होगा और जितनी मिलिट्री है वो भी डिवाइड होगी। ठीक है, सिंध के पास चांस होगा कि वो पाकिस्तान जाना चाहिए इंडिया, NWFP के पास भी यही चांस होगा, प्रिंसली स्टेट्स के पास भी यही चांस होगा इंडिया जाना या पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो आपका सेक्शन 2 है वो ख़त्म होता है, सही है। तो ये आपका सेक्शन 2 पूरा रिवाइज हो गया दिल्ली प्रपोजल से लेकर 1947 तक, राइट। थैंक यू सो मच।